नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे राजनीतिक दलों की मजबूरियां। सत्ता में हम कैसे बने रहें, इसके लिए हमें क्या जुगाड़ करना पड़े, इस पर हम चर्चा करें। अब 1951 से लेकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के राजीव गांधी तक कोई ऐसा विशेष मुद्दा नहीं रहा, लेकिन फिर भी लोगों के हितों की रक्षा के लिए और हरित क्रांति के लिए, लोगों के उत्थान के लिए मुद्दे उठते गए, उनके लिए काम होते गए। अब जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे, उन पर जब वेफर्स घोटाले का आरोप लगा और उसको उछाला बीपी सिंह ने ऐसे उछाला कि मालूम पड़ा कि पूरा जो वेफर्स घोटाला है वो राजीव गांधी ने ही किया है। और उन्होंने देश की जनता से वादा भी किया था कि यदि हमारी सरकार बनती है तो निश्चित रूप से हम वेफर्स की फाइल को लोकसभा के पटल पर रखेंगे और दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। हुआ भी वही। देश की जनता ने उन पर विश्वास किया और 1989 के चुनाव में उनको यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह की, वीपी सिंह की सरकार बनी। उसमें भारतीय जनता पार्टी भी सम्मिलित थी। भारतीय जनता पार्टी के वेफर्स मुद्दे को बहुत जोर शोरों से उठाया था और उठाना भी चाहिए। कहीं पर भी जो कोई गड़बड़ी हो, कोई दलाली हो रही हो, कोई घोटाला हो रहा हो, हर एक को उठाना चाहिए, तभी तो भ्रष्टाचार रुके। विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, जीते और प्रधानमंत्री बने। अब प्रधानमंत्री के जो उन्होंने उनका 15 दिन का जो वादा था और अपनी जेब में इस्तीफा रख के चलते थे, कभी आवश्यकता पड़ी तो हम इस्तीफा दे देंगे, कोई आरोप लगाया हम इस्तीफा दे देंगे, रह गए। 15 दिन बीत गए, महीनों बीत गए, लेकिन वेफर्स के फाइल को ऊपर लाना तो दूर, उस पर चर्चा करना ही भूल गए। अब उन पर दबाव बनने लगा, लेकिन करें तो क्या करें। अब उनके जेब से वो इस्तीफा वाली पर्ची, इस्तीफे वाला लेटर वो गायब हो गया। वो सोचिए अब कैसे सत्ता में बने रहें। इसलिए संविधान के अनुसार जो 1951 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी और 1951 में पिछड़ा वर्ग को वंचित कर दिया गया था, आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया था, केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का ही दिया गया था। क्यों ना इसको मुद्दा बना दिया जाए, क्यों ना इसको उछाल दिया जाए, जिससे कि सारा ओबीसी हमारे साथ बोलेगा और हम सत्ता में बने रहेंगे। ये बात सुन करके देश की जनता स्तंभ रहेगी। ओबीसी वाला, पिछड़ा वर्ग वाला तो बड़ा खुश हुआ, लेकिन सामान्य वर्ग वाले में बड़ी आक्रोश हुआ। और उस समय देश के हर कोने में, हर शहर में किस प्रकार से उत्पात मचा, कितने लोग मारे गए, ये किसी से छिपा नहीं। अंततोगत्ता इस मुद्दे को लेकर के वीपी सिंह की सरकार गई। अब उसका मौके जाने का कारण था कि जब 27% का आरक्षण लागू हुआ तो बीजेपी क्या करे, तो उसके लिए भी समस्या खड़ी हो गई। तभी तो उन्होंने रथ यात्रा निकाली थी और रथ यात्रा निकाल करके अयोध्या आना था और ये पूरे देश से तो भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही बिहार में प्रवेश की, उस समय बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे, आडवाणी जी का रथ भी रोक दिया गया। जैसे ही रथ रुका, बीजेपी ने विश्वनाथ प्रताप सिंह से समर्थन वापस लिया और उनकी सरकार खराब हो गई। उसी समय राजीव गांधी ने चंद्रशेखर को सपोर्ट कर दिया, वो प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन बहुत जल्द चुनाव हुआ 1991 में। चुनाव के समय ही
राजीव गांधी की हत्या हो जाती है, मर्डर हो जाता है। खैर चुनाव में, उस चुनाव में कांग्रेस की जीत होती है, पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बनते हैं मजबूती के साथ। फिर इसके बाद देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई करते थे। अब उनके पास क्या था, राम मंदिर के अलावा कोई विशेष मुद्दा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने देश की जनता से अपील की कि कांग्रेस की हम बुराई नहीं कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया हम उसकी भी आलोचना नहीं कर रहे हैं, अच्छा किया अब तक, लेकिन हम यही चाहते हैं कि हमें एक बार मौका दिया जाए जिससे कि हम उससे बेहतर काम कर सकें, और नहीं कर सकेंगे तो सत्ता परिवर्तन करने का अधिकार जनता के हाथ में को कर लेंगे। और उन्होंने उस दिशा में काम भी किया, बढ़ाया। रोड को जिस रफ्तार थी पूरे भारत में रोड के मामले में, तो उसमें कोई शिकायत नहीं कर सकता। लेकिन जब 2004 का लोकसभा चुनाव हुआ, जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर किया और कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार बनी। उस समय अगर प्रधानमंत्री कौन बनेगा तो खैर अंततः तय हो गया कि मनमोहन सिंह बनेंगे और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। 2004 से 2009 तक उनका शासनकाल बड़ा सराहनीय रहा, कोई भी घोटाला नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि उसी समय भूमि अधिग्रहण अध्यादेश भी लाया गया, आरटीआई एक्ट कानून भी आया, और किसानों का 72,000 करोड़ जो कर्ज माफी था उसको भी किया गया, साथ में मनरेगा को भी लाया। इससे जो है देश में एक रोजगार की भावना हुआ। लेकिन 2009 के चुनाव के बाद यूपीए की सरकार फिर बनी, बस उसमें घोटाले पर घोटाले के आरोप लगते गए, 2G घोटाला, 3G घोटाला, और उन्हीं घोटालों के साथ रोकने के लिए लोकपाल बिल की व्यवस्था की गई, मांग की गई कि लोकपाल बिल लाया जाए, लेकिन कांग्रेस लोकपाल बिल नहीं लाया। अंततः अन्ना हजारे को लोकपाल बिल बनवाने के लिए, लाने के लिए अनशन करना पड़ा, और वो अनशन उनका पूरे देश आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया। इसी का फायदा कहते नहीं है जो है 6 करोड़ लगा दी जाए। बीजेपी ने भी 2G घोटाला, 3G घोटाला, या कांग्रेस का विशेष रूप से नेहरू परिवार का विदेशों में इतना पैसा रखा हुआ है कि अगर स्विट्जरलैंड से जो पैसा आ जाएगा स्विस बैंक से, तो निश्चित रूप से हमारे देश के हर खाते में 15-15 लाख रुपए या उससे ज़्यादा आ सकता है। ये नारा देश के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी ने कहा, और इसी कारण से जनता ने विश्वास किया कांग्रेस घोटालेबाज सरकार है, क्यों ना इसको सत्ता से बाहर किया जाए, और सत्ता से ही बाहर नहीं किया, उनको धो दिया, साफ हो गया। नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, जन धन खाते खुलवाए गए, उज्ज्वला योजना लागू की गई, तो लोगों में विश्वास लगा कि जन धन खाता खुला, शायद है कि अब पैसा आए, लेकिन वो आसरा ही लगाते रह गए, कुछ नहीं आया। जीएसटी लाई, नोटबंदी हुआ, और उसी समय 2019 के ठीक चुनाव से पहले पुलवामा अटैक हुआ, उसका फायदा नरेंद्र मोदी जी को मिला, और 2014 की तुलना में इस बार ज़्यादा सीटें लेकर के आए, अब पूरे जो एनडीए घटक था उसको 350 के लगभग सीटें मिली। इसके बाद भी क्या हुआ, सरकार को यानी मोदी जी को लगा कि जनता हमारे साथ, हम जैसा चाहें वैसा कार्य कर सकते हैं, किया भी उन्होंने। सबसे पहले डराने का काम विपक्षियों को, और जनता के मुद्दों से पीछे हो गई, भटकती चली गई, और इतनी दूरी बन गई कि शायद है कि उनको लगा देश की जनता को कि अब प्रधानमंत्री हमारे से बहुत दूर चले गए। बात तो होती है, लेकिन काम जो
गरीबों के लिए, अन्य लोगों के लिए जो योजनाएं बनती हैं वो धरातल पर होता दिखता नहीं। इसी को हवा देने के लिए राहुल गांधी आ गए कि देखिए जनता आपके साथ कैसे धोखा कर रही है। क्योंकि राहुल गांधी को भी तो सत्ता में आना है, कांग्रेस को सत्ता में लाना है, उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ करना है। तो 2024 लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली और 4000 किलोमीटर लगभग चल करके उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम बना लिया। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि राहुल गांधी इतनी दूरी तय कर पाएंगे, 100-200 किलोमीटर चलेंगे, थक जाएंगे, वापस हो जाएंगे। लेकिन गर्मी के दिनों से स्टार्ट किए और पूरी ठंडी हुई हाफ टी शर्ट पर अभी दोबारा जो है उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरुआत की और उसकी भी उन्होंने सफल यात्रा की। इस बीच में उन्होंने जिस हिसाब से लोगों के बीच में के मुद्दे उठाए, देखा और उसको उछाला। अब अपना 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने सोचा क्या किया जाए, कैसे लिया जाए। तो सबसे पहले उन्होंने संविधान को पलटा जा सकता है, संविधान बचाओ का नारा लगाया। साथ में ओबीसी, SC ST, आदिवासी ये जितने भी हैं सबको उनकी संख्या के आधार पर उनको आरक्षण दिया जाए, नौकरी में दिया जाए, राजनीतिक में दिया जाए। इस प्रकार से उन्होंने एक नारा दिया। इसीलिए जोरदार 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कहा जातीय जनगणना हम कराएंगे और उनका हक दिला करके रहेंगे। ये एक अच्छी बात है, जातीय जनगणना कराना, उनका हक दिलाना, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और इसीलिए देश की जनता ने कुछ जुड़ाव किया, काफ़ी जुड़ाव किया और मोदी सरकार को पूर्ण बहुमत से दूर कर दिया। यानी 240 सीटें 32 सीटों का उन्हें नुकसान होगा। लेकिन अब इधर हाल ही में बीजेपी को लगने लगा कि क्या कहते हैं अब ऐसे काम नहीं चलेंगे, क्योंकि बीजेपी को विशेष रूप से कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अपने आप पर जितना प्राउड हो चुका था, जिसको कुछ कहा नहीं जा सकता था। बीजेपी का कोई नेता बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। यहाँ तक कि हमारे ख्याल से 2019 के बाद से RSS भी कमजोर पड़ गया था, क्योंकि अमित शाह और मोदी के दिमाग में जो आता था, जो निर्णय लेना होता था, यही दोनों अपना ले डालते थे अपने कैबिनेट में। शायद कभी उन्होंने सलाह मशविरा नहीं दी। इसीलिए तो उनका मोदी जी का चला मन की बात। लेकिन जब इधर हार का सामना करना पड़ा, नहीं सत्ता से जो कम सीटें मिली नहीं बना पाए, उसके लिए के गठबंधन से बैसाखी सरकार बनी, तब उनको लगा क्या किया जाए। अब विशेष रूप से जो RSS ने अब निर्णय लिया कि देखिए ऐसे काम नहीं करना चलेगा, अब आपको भी जातीय जनगणना करानी पड़ेगी। यदि गणना करानी पड़ेगी उसमें जातीय जनगणना भी कराना पड़ेगा। साथ में उतना ही उनको आरक्षण की व्यवस्था करनी पड़ेगी। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो सत्ता से कितने दूर तक चले जाएंगे, एक कल्पना ही है। इसीलिए शायद 31 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी और RSS की जो है मीटिंग हो रही है और बीजेपी प्लस बीजेपी के कुछ सांसद और RSS दोनों ये चाह रहे, सरकार को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जातीय जनगणना कराइए, उसको लागू करिए और उसको प्रभावी ढंग से लागू भी करिए, जिससे कि हम सत्ता ये जो राज्यों के चुनाव हो रहे हैं उनके हम आपको भी फाइट कर सके और सरकारें बना सके। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर शायद है कि हम सत्ता से दूर तो हो ही रहे हैं, धीरे धीरे करके ये मान करके चल रहे हैं। अब ये सारे निर्णय जो आरक्षण के विरोध में थे, अब विरोध तो कर नहीं सकते थे, जो आरक्षण है उसको हटा सकते नहीं थे, लेकिन पक्ष में भी नहीं थे, अधिकार से इनके नेता ही कहते थे आरक्षण की क्या जरूरत है। लेकिन अब महसूस हुआ क्योंकि सत्ता में बने रहना है, जनता के साथ जुड़ाव रखना है, तो जनता के मुद्दों को ही बोलना है, उनको भी भागीदारी बनाना है। अब आने वाले समय में
हर राजनीतिक पार्टी अपनी सत्ता पाने के लिए जनता से, जनता के हितों के लिए क्या क्या मुद्दे उठाएंगे, मुद्दे ही नहीं उनको सरोकार यानी जमीन पर लाएंगे, ये वक्त बतलाएगा। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने भी तो ये किया, अपनी पार्टी से हट करके, नहीं उनकी पार्टी चाहती तो पिछड़ा वर्गों का आरक्षण 1951 में ला सकती थी, लेकिन नहीं लाए। अब राहुल गांधी ने 27% आरक्षण के तो छोड़ दीजिए, 21% का आरक्षण को छोड़ दीजिए, अब वो जिसकी जितनी भागीदारी उस हिसाब पर आ गए, तो जनता भी यानी अन्य जो पार्टियां हैं उनको भी लगा ये तो फिर हम इस दांव के आगे फेल है। इसीलिए शायद बीजेपी के अंदर भी ये मंथन चल रहा है। अगर ये मंथन चल रहा है तो निश्चित रूप से शुभ संकेत है बीजेपी के लिए भी और देश के लिए भी, क्योंकि जिसका जो अधिकार है वो मिलना चाहिए, उनको देना चाहिए। ये सरकारों का अधिकार है, हक है, जिनको उनको हक जिसका हक है उसे देने का भी सरकार का अधिकार है। जय हिंद, जय भारत।